कभी किसी तेज नीचे आती लिफ्ट में या फिर किसी रोलर कोस्टर पर सबसे ऊंचे पॉइंट से जब गाड़ी एकदम से नीचे आती है तो पेट में वो एक अजीब सी हल्की वाली फीलिंग होती है ना। हाँ बिल्कुल, वो फ्लोटिंग वाली सनसनी। एग्जैक्टली ऐसा लगता है जैसे एक पल के लिए शरीर में कोई वजन ही नहीं बचा, जैसे हम तैर रहे हों। मुझे हमेशा लगता था कि शायद एक सेकंड के लिए हम पर से गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी का असर खत्म हो गया ना, ये एहसास हम सबने महसूस किया है और आपकी सोच भी बहुत स्वाभाविक है। लेकिन मजेदार बात यह है कि उस एक पल में ग्रेविटी कहीं नहीं जाती। अच्छा। हाँ, बल्कि वो एहसास ग्रेविटी के ही एक बहुत खास प्रभाव की वजह से होता है। और आज की हमारी पूरी बातचीत का मकसद इसी एक बड़ी गलतफहमी को दूर करना है। मतलब ये जो फिल्मों में दिखाते हैं कि अंतरिक्ष यान के वायुमंडल से बाहर निकलते ही सब कुछ तैरने लगता है, जैसे किसी ने ग्रेविटी का स्विच बंद कर दिया हो, वो सब सही नहीं है। बिल्कुल नहीं। और आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। हम समझेंगे कि अंतरिक्ष में ग्रेविटी असल में कितनी मजबूत है और भारहीनता का असली विज्ञान क्या है। सुनने में बहुत रोमांचक लग रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ग्रेविटी असल में है क्या। इसे अक्सर ब्रह्मांड को जोड़े रखने वाला गोंद कहा जाता है, पर ये काम कैसे करता है? गोंद वाली बात बिल्कुल सही है। ग्रेविटी एक फंडामेंटल फोर्स है। इसका मतलब है कि कोई भी दो चीजें जिनमें मास हो यानी जिनमें कोई पदार्थ हो, वो हमेशा एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं। हर चीज? मतलब मैं और ये माइक भी एक दूसरे को खींच रहे हैं? हाँ बिल्कुल। तो फिर हम चिपक क्यों नहीं जाते? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। हम इसलिए नहीं चिपकते क्योंकि इस खिंचाव की ताकत दो चीजों पर निर्भर करती है। पहला है मास, मतलब वस्तु में पदार्थ कितना है, और दूसरा है डिस्टेंस, यानी उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। आपका और माइक का मास इतना कम है कि आपके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल महसूस ही नहीं होता। लेकिन जब हम धरती जैसे किसी विशाल चीज की बात करते हैं तो उसका मास इतना ज्यादा है कि उसका खिंचाव हम सबको अपनी सतह पर बनाए रखता है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो मास समझ आ गया, पर दूरी का क्या असर होता है? दूरी का असर बहुत दिलचस्प है। इसे समझने के लिए एक नियम है जिसे इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। ओके, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। मतलब आसान भाषा में? हाँ, इसे ऐसे सोचिए जैसे आप किसी कैंपफायर यानी अलाव के पास बैठी हैं। आप आग के बिल्कुल पास हैं तो बहुत गर्मी लगती है। अब अगर आप 2 कदम पीछे हटती हैं तो गर्मी सिर्फ आधी नहीं होती है ना? नहीं, वो तो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। बस एग्जैक्टली। ग्रेविटी भी कुछ इसी तरह काम करती है। अगर आप किसी ग्रह से अपनी दूरी दोगुनी कर लेती हैं तो उसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव 4 गुना कम हो जाएगा। 4 गुना? हाँ, अगर दूरी 3 गुना करती हैं तो खिंचाव 9 गुना कम हो जाएगा। मतलब दूरी बढ़ने पर इसका असर बहुत तेजी से घटता है, पर क्या ये कभी पूरी तरह खत्म होता है? मतलब जीरो? नहीं, और यही सबसे हैरान करने वाली बात है। सैद्धांतिक रूप से ग्रेविटी का असर अनंत तक फैला हुआ है। वो कभी शून्य नहीं होता। यही वो अदृश्य शक्ति है जो सौर मंडल को एक साथ बांधे रखती है। एक मिनट, अगर ग्रेविटी दूरी के साथ बदलती है तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के पास है तो उसके आगे के हिस्से पर, जो पृथ्वी के ज्यादा करीब है, पीछे वाले हिस्से से ज्यादा ग्रेविटी लग रही होगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इतना छोटा सा फर्क भी मायने रखता है। हाँ, और ये छोटा सा फर्क ही बहुत बड़े बड़े काम करता है। इसी को ग्रेविटी ग्रेडियंट कहते हैं। अच्छा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें रोज समुद्र में देखने को मिलता है। समुद्र में? आप ज्वार भाटे यानी टाइड्स की बात कर रहे हैं? लेकिन वो तो चांद की वजह से आते हैं ना? हाँ, होता यह है कि चांद का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पृथ्वी के उस हिस्से पर थोड़ा ज्यादा मजबूत होता है जो ठीक उसके सामने है, और पिछले हिस्से पर थोड़ा कमजोर। बिल्कुल। इसी छोटे से खिंचाव के अंतर की वजह से पृथ्वी थोड़ी सी खिंच जाती है और क्योंकि समुद्र का पानी तरल है वो ऊपर उठ जाता है। यही ज्वार है। कमाल है, ये तो मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। अच्छा, इसी से जुड़ी एक और दिलचस्प सोच है ग्रेविटी वेल की। मैंने पढ़ा था कि इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे अंतरिक्ष एक बड़ी सी चादर हो और उस पर हमने एक भारी गेंद रख दी हो। हाँ, ये ग्रेविटी को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। और इस ग्रेविटी वेल या गुरुत्वाकर्षण के कुएं के कुछ नियम हैं। पहला, जिस चीज का मास जितना ज्यादा होगा उसका ग्रेविटी वेल उतना ही गहरा होगा। जैसे सूर्य का ग्रेविटी वेल पृथ्वी से बहुत ज्यादा गहरा होगा। बहुत ज्यादा। और अगर किसी रॉकेट को पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाना है तो उसे इस ग्रेविटी वेल से बाहर निकलना होगा, मतलब इस गड्ढे से बाहर चढ़ना होगा। और इस चढ़ाई के लिए तो जबरदस्त ताकत लगेगी। बिल्कुल। और इसी के लिए एस्केप वेलोसिटी की जरूरत होती है।
ये वो कम से कम रफ्तार है जो किसी भी रॉकेट को उस ग्रह के ग्रेविटी वेल से हमेशा के लिए बाहर निकलने के लिए चाहिए। पृथ्वी के लिए ये कितनी है? पृथ्वी के लिए रफ्तार लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। प्रति सेकंड? हाँ, मतलब 1 सेकंड में 11 किलोमीटर से ज्यादा। ठीक है, तो एक बार जब कोई अंतरिक्ष यान इस ग्रेविटी वेल से बाहर निकल जाता है तब क्या होता है? ज्यादातर लोगों को यही लगता था कि बस अब ग्रेविटी खत्म, पर असलियत तो कुछ और ही है ना? हाँ, और यहीं पर हम उस सबसे बड़े भ्रम पर आते हैं। सच तो ये है कि 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर जहां अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जमीन की सतह की तुलना में अभी भी 88.8% शक्तिशाली होता है। क्या 88.8%? मतलब लगभग 90%? हाँ, लगभग 90%। ये तो लगभग उतना ही है जितना यहाँ जमीन पर है। तो फिर वो तैरते कैसे हैं? अगर ग्रेविटी अभी इतनी मजबूत है तो वो सब नीचे क्यों नहीं गिर जाते? ये तो पहेली और भी उलझ गई। यहीं इस पहेली का हल छिपा है, और हल एक शब्द में है, फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब मुक्त रूप से गिरना? हाँ, इसे ऐसे समझिए, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन और उसके अंदर मौजूद हर अंतरिक्ष यात्री, हर चीज लगातार पृथ्वी की ओर गिर रही है। एक मिनट, क्या गिर रही है? लेकिन वो तो स्पेस में है। हाँ, वो गिर रहे हैं, लेकिन वो इतनी तेज रफ्तार से आगे भी बढ़ रहे हैं, लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा। 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा? हाँ, इतनी तेज कि जब तक वो थोड़ा नीचे गिरते हैं, पृथ्वी अपनी गोलाई की वजह से उनके नीचे से खिसक जाती है। तो वो पृथ्वी से कभी टकराते नहीं, बल्कि उसके चारों ओर एक कक्षा में लगातार गिरते रहते हैं। ओह, तो इसका मतलब वो तैर नहीं रहे, वो गिर रहे हैं। हाँ, और क्योंकि स्टेशन और अंतरिक्ष यात्री दोनों एक ही रफ्तार से एक साथ गिर रहे हैं, बिल्कुल, इसलिए यात्री को स्टेशन के फर्श पर अपने वजन का एहसास नहीं होता। वाह, ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है। बिल्कुल, इसी एहसास को हम भारहीनता या ज्यादा सटीक भाषा में माइक्रोग्रेविटी कहते हैं। ये ग्रेविटी के न होने की वजह से नहीं, बल्कि लगातार फ्री फॉल की अवस्था में होने की वजह से होता है। तो इसका मतलब भारहीनता का असली हीरो फ्री फॉल है, ग्रेविटी की कमी नहीं। तो फिर वो जो लिफ्ट वाला एहसास था शुरू में, वो भी फ्री फॉल का एक छोटा सा पल है? आपने एकदम सही पकड़ा। जब लिफ्ट तेजी से नीचे आती है तो एक पल के लिए आप और लिफ्ट दोनों एक साथ नीचे गिर रहे होते हैं। आपका शरीर लिफ्ट के फर्श पर उतना दबाव नहीं डालता और आपको हल्कापन महसूस होता है। इसका मतलब इस अनुभव के लिए हमेशा रॉकेट की जरूरत नहीं है? नहीं, इसका व्यावहारिक उपयोग भी होता है। स्पेस एजेंसियां अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग देने के लिए खास विमानों का इस्तेमाल करती हैं। ये विमान आसमान में एक पैराबोलिक आर्क में उड़ते हैं। पैराबोलिक आर्क मतलब एक परवलय के आकार में? हाँ, पहले वो तेजी से ऊपर जाते हैं और फिर अपनी नाक नीचे करके एक तेज गोता लगाते हैं। उस गोते के दौरान विमान और उसके अंदर मौजूद हर चीज फ्री फॉल में होती है। और तब उन्हें भारीहीनता महसूस होती होगी? हाँ, लगभग 20 से 25 सेकंड के लिए। इन विमानों को मजाक में वॉमिट कॉमेट भी कहते हैं। वॉमिट कॉमेट? क्यों? क्योंकि शरीर के लिए बार बार भारहीनता और फिर दोगुने गुरुत्वाकर्षण में ढलना बहुत मुश्किल होता है। कई अनुभवी अंतरिक्ष यात्री भी इसमें बीमार पड़ जाते हैं। तो ट्रैम्पोलिन पर कूदते वक्त जब हम हवा में सबसे ऊपर होते हैं या किसी अम्यूजमेंट पार्क की फ्री फॉल राइड पर होते हैं, वो सब इसी माइक्रोग्रेविटी के छोटे छोटे पल हैं। ये तो कमाल है। हाँ, तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो ये हमें मास और वेट के बीच के बहुत जरूरी अंतर को समझने में मदद करता है ना? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अक्सर लोग इन दोनों को एक ही चीज समझ लेते हैं, पर ये बहुत अलग है। मास किसी भी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा है। आपका मास धरती पर, चांद पर या अंतरिक्ष में हर जगह एक जैसा रहेगा। वो कभी नहीं बदलता? कभी नहीं। और वेट यानी वजन उस पदार्थ पर लगने वाला ग्रेविटी का बल है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहाँ हैं। इसीलिए चांद पर हमारा वेट कम होता है? हाँ, लगभग 1/6 हिस्सा। और पृथ्वी की कक्षा में क्योंकि आप फ्री फॉल में हैं, आपका वेट 0 महसूस होता है, जबकि आपका मास उतना ही रहता है। तो एक अंतरिक्ष यात्री का मास तो नहीं बदलता, पर वेट 0 महसूस होता है। अब ये पूरी तस्वीर साफ हो गई है। तो आज की हमारी चर्चा से जो मुख्य बातें निकल कर आई हैं, वो क्या है? हाँ, इसे कुछ मुख्य बिंदुओं में दोहराते हैं। पहला, ग्रेविटी हर जगह है। यह दूरी बढ़ने पर इनवर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से कम होती है, पर कभी 0 नहीं होती। दूसरा, ग्रेविटी वेल्स। हाँ, विशाल पिंड अंतरिक्ष में गहरे कुएं बनाते हैं, जिनसे बाहर निकलने के लिए इसके वेलोसिटी की जरूरत होती है। तीसरा, 88% का नियम। निचली पृथ्वी की कक्षा में भी ग्रेविटी बहुत शक्तिशाली होती है। और चौथा और सबसे जरूरी, फ्री फॉल ही कुंजी है।
भारीनता का असली कारण ग्रेविटी की कमी नहीं, बल्कि कक्षा में लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार गिरते रहना है। और पांचवा, कि हम धरती पर भी पैराबोलिक फ्लाइट से माइक्रोग्रेविटी बना सकते हैं। बिल्कुल। हमारी आज की बातचीत ने वाकई कई मिथकों को तोड़ा है। यह समझना कि अंतरिक्ष यात्री असल में तैर नहीं रहे, बल्कि पृथ्वी के चारों ओर बहुत तेज गति से गिर रहे हैं, एक कमाल का आहा मोमेंट है। बिल्कुल। और इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरूर। अगर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ऊंचाई पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जमीन पर महसूस होने वाले गुरुत्वाकर्षण का लगभग 90% है और स्टेशन लगातार पृथ्वी की ओर गिर रहा है, तो वो सीधे पृथ्वी की सतह पर आकर टकरा क्यों नहीं जाता? ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब हम नहीं देंगे, ताकि हमारे श्रोता इस पर खुद विचार कर सकें और शायद इस विषय की और गहराई में उतरने के लिए प्रेरित हों।